वेलकम एवरीवन। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे पी एंड एन स्टेटमेंट के बारे में। पी एंड एन स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। पी एंड एन स्टेटमेंट होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है कि कंपनी को एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहा जाता है और स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स भी कहा जाता है। ये एक सर्टेन टाइम पीरियड का रहता है। जैसे कि हमें देखना है कि किसी कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में मतलब 2021 में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हमें कोई भी कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखने के लिए 2021 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना होगा। इससे हमें पता चलेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। पी एंड एन स्टेटमेंट में रेवेन्यू के बारे में पता चलता है, एक्सपेंसेस के बारे में पता चलता है, टैक्स के बारे में पता चलता है, डेप्रिसिएशन के बारे में पता चलता है और अर्निंग के बारे में पता चलता है। पिछले सेशन में जैसे हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, उसमें हमें पता चलता है एसेट्स, लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में। सिमिलरली उसी तरह पी एंड एन स्टेटमेंट में हमें पता चलता है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अर्निंग के बारे में। कोई एक कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू रहा, कितना उसके एक्सपेंसेस रहे, कितना उसका टैक्स रहा, कितना उसके मशीनरीज प्लांट्स एंड उसमें डेप्रिसिएशन रहा और फाइनल अर्निंग उस कंपनी की कितनी रही, ये हमें पता चलता है पी एंड एन स्टेटमेंट से। पी एंड एन स्टेटमेंट कुछ इस तरह से रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पी एंड एन स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल नेट रेवेन्यू है। टोटल नेट रेवेन्यू मतलब जो टोटल रेवेन्यू कंपनी ने एक मंथ में, ये 2018 का है एग्जाम्पल के लिए, 2018 का है, जनवरी मंथ में कंपनी का नेट रेवेन्यू कितना रहा वो यहाँ पर दिया हुआ है। फरवरी का ये दिया हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये पूरा मंथ वाइज यहाँ पर आपके सामने में नेट रेवेन्यू कंपनी का दिया हुआ है। और लास्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं ये फुल ईयर जो लिखा हुआ है, ये कंपनी का फाइनल रेवेन्यू दिया हुआ है, जो फाइनल कंपनी का उस फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू जो रहा है वो दिया गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस सेक्शन में आपका कितने रुपए का आपका माल या सामान इस मंथ में बिका, इस मंथ में बिका यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल साल भर में कितने रुपए का सामान आपका बिका वो यहाँ पर एंटर होता है। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर जो रो दी हुई है इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहता है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ऑफिस सप्लाई, रेंट, सैलरी, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, ट्रैवल, यूटिलिटीज, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। मतलब सारे खर्चे जो कंपनी को साल भर में उठाने पड़े हैं वो यहाँ पर एक्सपेंसेस सेक्शन के अंदर में दिए गए हैं। ये यहाँ पर जो आपका कॉलम है ये एक्सपेंस का है। फिर आप जैसे देख सकते हैं ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब कंपनी की अर्निंग इंटरेस्ट और टैक्सेस को बिना काटे
इंटरेस्ट और टैक्सेस को बिना काटे कंपनी की कितनी अर्निंग हुई वो यहाँ पर आता है। ये जो दिखाया गया है रो में, ये है आपका एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, मतलब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो था, जो भी कंपनी के लोन्स होंगे, टर्म लोन होगा, लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, कंपनी को टैक्सेस इंटरेस्ट जो रहते हैं वो पे करने होते हैं। तो जैसे इस कंपनी का, कोई भी कंपनी है, मान लीजिए ये XYZ लिमिटेड का देख रहे हैं अपन, इंटरेस्ट जो यहाँ पर एक्सपेंसेस आया है कंपनी का, वो आया है $2.5 मिलियन का। $2.5 मिलियन कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है उस मंथ में। एनुअल इंटरेस्ट उसने पे किया है $30 मिलियन का। तो उसका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस था वो था $390.6 मिलियन का। उसमें से इंटरेस्ट जो है माइनस हो गया $30 मिलियन, तो आपके पास बचा $360.6 मिलियन। ये आपका अर्निंग बिफोर टैक्सेस है। इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स कंपनी को नहीं देना होता है, इसीलिए पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस किया जाता है, फिर आपके पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ये आपका फाइनल अर्निंग अमाउंट है जिस पे आपको अपना कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स जो रहता है पे करना होगा। इनकम टैक्स आया $108 मिलियन का। फिर ये जो है 252.4, ये कंपनी की नेट अर्निंग रहेगी। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। इससे हमें पता चलता है कंपनी की क्या रेवेन्यू रही, क्या ग्रॉस प्रॉफिट रहा, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या थे और कहाँ कहाँ कंपनी ने एक्सपेंस किए हैं, कंपनी का EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, कंपनी का अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था, और फाइनली कंपनी की नेट अर्निंग कितनी थी। P&L स्टेटमेंट में हमें देखने को मिलता है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू वो होता है जो रेवेन्यू गुड्स के सेल होने के बाद जनरेट होता है। गुड्स के सेल्स से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, मान लीजिए ABC लिमिटेड, वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। एक गाड़ी सेल करके, एक गाड़ी की कीमत है मान लीजिए 4 लाख रुपीज, एक गाड़ी सेल करके वो 4 लाख रुपीज उसके पास अकाउंट पे आता है। तो ये जो एक गाड़ी की सेल्स के पीछे 4 लाख रुपीज उसके अकाउंट पे आया, वो कहलाता है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू। दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन में खर्च होते हैं। डे टू डे ऑपरेशन मतलब रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, यदि रेंट पे है कुछ चीजें तो उसका रेंट, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। सैलरी, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती हैं। डेप्रिसिएशन एंड एमोरिटाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोरिटाइजेशन मतलब हर एक चीजों का वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होता है। सपोज आपने एक गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत 15 लाख रुपीज थी। अगले साल जब आप वो गाड़ी का इंश्योरेंस कराने जाते हैं या आप उसे सेल करने जाते हैं, तो गाड़ी की रेट डेप्रिशिएट हो चुकी रहती है, चाहे वो 10% से हो या 15% से हो, जो भी डेप्रिसिएशन फैक्टर वो कंसिडर करे। तो आपको यदि आप बेचने जाएंगे तो 15 लैक्स के 15 लैक्स नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे समवेयर अराउंड 1.5 लैक्स। सिमिलरली जब आप इंश्योरेंस कराते हैं गाड़ी का, नई गाड़ी का 15 लैक्स में इंश्योरेंस कराते हैं। सेकेंड ईयर में जब आप इंश्योरेंस कराते हैं, तब आपका जो IDV रहता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू जो हम कहते हैं, वो आपका कम हो जाता है। आपका गाड़ी का कवरेज फर्स्ट ईयर में तो पूरा 15 लाख का रहता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में वो कवरेज कम होके 12.5 लाख रुपए का हो जाता है, जिसे हम कहते हैं IDV। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये जो प्रोसेस है जिससे जो कॉस्ट डेप्रिशिएट होता है, इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन।
ये चीज सारी चीजों में अप्लाई होता है, प्लांट्स में, मशीनरी में, बिल्डिंग में, है ना। अदर इनकम मीन्स अदर सोर्स ऑफ इनकम कंपनी को जो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम हो सकता है कंपनी ने कुछ चीजें रेंट पे दी हो सकता है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, हो सकता है कंपनी का कुछ एफडी हो, वहां से उसे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा हो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लेंडिंग, कंपनी ने हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए लेंड किया हो, तो उससे उसे इंटरेस्ट गेन हो रहा होगा। ये सारी चीजें आती हैं अदर इनकम में। फाइनेंस कॉस्ट वो होता है, सपोज कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन दिया या लॉन्ग टर्म लोन दिया, तो इस फाइनेंस को कवर करने के लिए कंपनी को कुछ एक अपफ्रंट अमाउंट देना होता है। उस अपफ्रंट अमाउंट को कहा जाता है फाइनेंस कॉस्ट। पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, पिछले एक चार्ट में आपने देखा होगा। आखिरी में जो फाइनल रेवेन्यू कंपनी के पास बचती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सारी चीजें हमें पी एंड एन स्टेटमेंट में देखने को मिलती हैं। पी एंड एन की जो चीजें हैं वो लेटर ऑन बैलेंस शीट में फीड की जाती है। कभी भी बैलेंस शीट बनाने से पहले कंपनी का पी एंड एन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। पी एंड एन का जो वैल्यूज आते हैं उसे फिर बैलेंस शीट में फीड किया जाता है। पी एंड एन को कैसे बैलेंस शीट में फीड करते हैं, आइए मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता है, जो मैंने आपको बताया, जैसे गाड़ी सेल हुई, उसका 4 लाख रुपीज कंपनी के अकाउंट में आया, तो वो आपका एंटर होता है रिसीवेबल्स एंड कैश बैलेंस के सेक्शन में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें आपकी एंटर होती है इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेएबल्स में। डेप्रिसिएशन और एमोरिटाइजेशन जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, वो बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एंटर की जाती हैं। अदर इनकम जो इंटरेस्ट से आ रही थी, इन्वेस्टमेंट से आ रही थी, वो एंटर होती हैं इन्वेस्टमेंट सेक्शन में बैलेंस शीट के अंदर। जो फाइनेंस कॉस्ट हमने यहाँ पर देखा था, वो यहाँ पर एंटर होता है डेट सेक्शन के अंदर बैलेंस शीट में। जो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है, वो शेयर्स होल्डर इक्विटी में एंटर होता है। तो आई होप आप लोग अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे पी एंड एन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को, किस तरह से पी एंड एन बैलेंस शीट दोनों इंटरलिंक्ड है। विदाउट पी एंड एन स्टेटमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ बैलेंस शीट। अनटिल एंड अनलेस, जब तक का पी एंड एन स्टेटमेंट हमारे पास नहीं होगा, तब तक का हम बैलेंस शीट में डेटा फीड नहीं कर सकते, क्योंकि पी एंड एन स्टेटमेंट से ही सारे डेटा उठकर बैलेंस शीट में एंटर किए जाते हैं। चाहे वो सेल्स रेवेन्यू हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो या फाइनेंस कॉस्ट हो या पीएटी हो, बस टर्मिनोलॉजी बैलेंस शीट में चेंज हो जाती है, बाकी डेटाज आपके पी एंड एन से ही उठ के बैलेंस शीट में एंटर होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कंपनी में कितना कैश या कैश इक्विवेलेंट आया या कंपनी से गया। फॉर एग्जाम्पल, फेब्रुवरी मंथ में कंपनी ने 20 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल परचेस किया। सिमिलरली उसी मंथ में कंपनी ने 10 करोड़ का फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल किया। तो 20 करोड़ का रॉ मटेरियल जो उसने परचेज किया, वो कंपनी के अकाउंट से डेबिट हुआ, मतलब कंपनी से बाहर गया। लेकिन 10 करोड़ का जो प्रोडक्ट उसने खरीदा,
वो कंपनी के अकाउंट में ऐड हुआ, प्रोडक्ट सेल किया, वो कंपनी के अकाउंट में ऐड हुआ, तो कैश फ्लो फरवरी मंथ का कितना होगा? -10 करोड़, विच मीन्स कंपनी ने 20 करोड़ का मटेरियल खरीदा, जिसके लिए कंपनी ने 20 करोड़ अपने अकाउंट से पे किए, मगर उसे प्रोडक्ट बेच करके मिला है 10 करोड़। तो कंपनी अभी -10 करोड़ पे है एट प्रेजेंट। ये होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है एक सर्टेन टाइम पीरियड में कंपनी में कितना पैसा आया या कंपनी से कितना पैसा गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, क्योंकि यदि कंपनी कैश जनरेट करेगी तो वो प्रोडक्ट के सेल से जनरेट करेगी, और यदि प्रोडक्ट सेल होगा तो कंपनी के अकाउंट में पैसा आएगा। वो चीजें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में 3 कैटेगरीज होती हैं कैश फ्लो की। आइए हम देखते हैं वो तीनों कैटेगरीज क्या क्या हैं। पहली होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ओए। दूसरी होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, IA। तीसरी होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, FA। तो टोटल 3 कैटेगरीज होते हैं कैश फ्लो के अंदर में। पहला होता है ऑपरेशनल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटीज को हम एक बाय वन देखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आपके डेली के ऑपरेशनल कॉस्ट जो रहते हैं, डेली के ऑपरेशनल कॉस्ट जो रहते हैं, उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर किया जाता है अंडर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। एग्जाम्पल है जैसे सेल्स के लिए जो आपका एक्सपेंडिचर है, मार्केटिंग के लिए जो आपका एक्सपेंडिचर है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपका एक्सपेंडिचर है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, यदि आप कोई नई मशीनरी लगा रहे हैं तो उसके लिए यदि आपका जो एक्सपेंडिचर है तो वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो कैश फ्लोज रहते हैं उनमें कुछ रहते हैं लैंड में इन्वेस्ट जो करा जाता है, प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लांट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है, आपका इक्विपमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है, नॉन करेंट एसेट्स इंटेंजिबल्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर में आता है। मतलब हर वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो कि कंपनी को आगे चलकर कैश इक्विवेलेंट बेनिफिट या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बेनिफिट देता है, वो सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर में आती हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आती हैं? हर वो कैश फ्लो रिकॉर्ड जो आपका फाइनेंस, डेट, बोरोइंग या कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड हो। मतलब हर वो कैश फ्लो के रिकॉर्ड्स, सपोज कंपनी ने 10 करोड़ का डेट लिया या शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली, तो ये आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। कंपनी ने 25 करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए, ये आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। आइए हम इसे और क्लियरली अच्छे से समझते हैं। आपके सामने ये जो चार्ट है, देखिए
एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट। सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो अपना टीवी पे एड देती है, अपने प्रोडक्ट का टीवी एड करती है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर आएगा। उसका कंपनी में क्या इफेक्ट होगा? कंपनी का कैश बैलेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी को कुछ अमाउंट अपने अकाउंट से पे करने होंगे, इसीलिए कैश बैलेंस कंपनी का डिक्रीज होगा। लेकिन बैलेंस शीट में वो कैसे रिकॉर्ड होगा? क्या बैलेंस शीट में वो माइनस रिकॉर्ड होगा या प्लस में साइड में रिकॉर्ड होगा? इट मीन्स क्या वो लायबिलिटी साइड में आएगी या एसेट साइड में आएगा? ये कंपनी के एसेट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि इसे एक ब्रांड वैल्यू की तरह कंसिडर किया जाएगा। क्या होगा, जब कोई कंपनी अपना टीवी पे ऐड करेगी तो उसका अवेयरनेस बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो ये लायबिलिटी, कैश भले डिक्रीज हो रहा है लेकिन दिस इज नॉट एन लायबिलिटी, मगर ये लायबिलिटी नहीं है कंपनी की, ये एक तरह से एसेट का काम कर रहा है कंपनी के लिए, इसीलिए ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे नोट किया जाएगा। सिमिलरली नया रिक्रूटमेंट जो कंपनी करती है वो किस में आएगा? ऑपरेशनल एक्टिविटी में। नया रिक्रूटमेंट यदि कंपनी करेगी तो उसे उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देगी, उन्हें सैलरी देगी, उससे कंपनी के कैश बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज होगा। लेकिन वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब कंपनी की क्वालिटी, जो हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे क्वालिटेटिव एनालिसिस की, वो क्वालिटी, कंपनी की क्वालिटी को वो इंप्रूव करेगा, है ना? तो ये जो है एसेट साइड में रिकॉर्ड होगा। एक्सपेंडिचर टुवर्ड न्यू इक्विपमेंट, नए इक्विपमेंट के लिए जो कंपनी खर्चे उठाती है वो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आएंगे। इससे कंपनी को नया इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपने अकाउंट से पे करना होगा, जिसकी वजह से कंपनी का कैश बैलेंस जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन उसकी एसेट जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि कंपनी की प्लांट्स एंड मशीनरी आर ट्रीटेड एज एसेट, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे नोट होगा। सिमिलरली लोन्स, जो कैश में लोन लेती है कंपनी, मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का टर्म लोन दिया फॉर 5 इयर्स, ये किस एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन ले रही है कंपनी। इसका कंपनी के कैश बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा? पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि हाँ कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीज आएंगे तो कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा? यानी कंपनी के पास 100 करोड़ आ रहे हैं, उसका कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन है तो ये डेट, है तो कर्जा, EMI लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, तो ये 100 करोड़ जो है ये जाएगा लायबिलिटी सेक्शन में, क्योंकि लोन लायबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में एंटर होगा। सिमिलरली कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, कैश बैलेंस इंक्रीज होगा लेकिन लायबिलिटी सेक्शन में एंटर होगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इशू ऑफ फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल जब इशू होता है वो किस अंडर में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्या इफेक्ट होगा इसका? कंपनी का कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, लेकिन फ्रेश कैपिटल आया है तो वो रिपे भी होगा, तो इसे अब एंटर करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी सेक्शन में। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप, सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड, वो फर्टिलाइजर बनाती है,
फर्टिलाइजर बनाती है। उसको पता चलता है कि एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और उसके प्रोड्यूसेस को बेच रहा है। तो ये कंपनी उसमें 10 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करती है और उसकी कुछ परसेंट इक्विटी दे देती है। सपोज 10% इक्विटी उसकी परचेज करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी XYZ लिमिटेड की, 10% इक्विटी परचेज करती है। तो ये जो 10 करोड़ कंपनी ने पे किया इसकी इक्विटी लेने के लिए, ये क्या कंसिडर होगा? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, उसकी इक्विटीज खरीदी है 10 करोड़ पे करके। लेकिन कैश बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा? 10 करोड़ माइनस होंगे कंपनी के अकाउंट से, बट एट द सेम टाइम कंपनी ने उसके इक्विटीज खरीदे हैं, तो वो इक्विटीज जो हैं क्या कंसिडर होंगे? एसेट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। तो ये बैलेंस शीट में एसेट सेक्शन पे शो होगा। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। मान लीजिए 10 करोड़ का एफडी करती है कंपनी फॉर 5 इयर्स, तो कंपनी के अकाउंट से तो पैसा माइनस होगा, डिपॉजिट अकाउंट में जाएगा, डेबिट होके कंपनी के करंट अकाउंट से पैसा डिपॉजिट डिडक्ट होके डिपॉजिट अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो बैलेंस शीट में एसेट सेक्शन में आएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। सिमिलरली सपोज कंपनी नई बिल्डिंग क्रिएट करती है, नई बिल्डिंग एक बनाती है मल्टी स्टोरी ऑफिस के लिए, तो वो क्या में आएगा? इन्वेस्टमेंट में आएगा। सपोज बिल्डिंग की कॉस्ट 5 करोड़ रुपीज आई, तो 5 करोड़ कंपनी के अकाउंट से माइनस होंगे, कैश बैलेंस डिक्रीज होगा, लेकिन एसेट जो है वो इंक्रीज होगा। ये ग्रॉस ब्लॉक जो है, ये जो नया कंस्ट्रक्शन जो है, ये एसेट सेक्शन के अंदर एंटर होगा बैलेंस शीट में। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स साउंड सिस्टम, सपोज कोई एक कंपनी साउंड सिस्टम परचेज करती है, तो वो किस एक्टिविटी के अंदर आएगा? ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर। साउंड सिस्टम की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख जो है कंपनी के करेंट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। तो कैश बैलेंस क्या होगा? कैश बैलेंस रिड्यूस होगा, कैश बैलेंस विल रिड्यूस, और कैश बैलेंस रिड्यूस होगा, मगर ये जो साउंड सिस्टम खरीदा गया है अबे तो वो एसेट, इसीलिए वो बैलेंस शीट में एसेट सेक्शन के अंदर में एंटर किया जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का रिलेशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह से एनालाइज किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में एसेट के अंदर आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी पी एंड एल स्टेटमेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियरली पी एंड एल स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर फंडामेंटल एनालिसिस के नए टॉपिक के साथ, और इसे और डीपली समझेंगे और सीखेंगे ताकि हम प्रॉपर वैल्यू इन्वेस्टिंग कर पाएं। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।